हाँ जी बच्चे, हमने ना पिछली जो क्लास अभी अटेंड की थी कल, उसमें आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था NIA, और आपको बताया था मैंने कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब आपको हम एक बारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करना सीखते हैं, फिर इसके एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं ट्राई। हाँ जी, suppose this is a circular coil and this coil is placed in a XY plane। इसको हमने कहाँ रखा है, XY प्लेन में रखा है। and this circular coil carries a current I, और इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है वो R है। I have to find its magnetic dipole moment। तो बच्चे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मुझे इसकी फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, NIA। N क्या नंबर ऑफ टर्न्स, वो तो 1 है। व्हाट इज़ I है करंट फ्लोइंग। व्हाट इज़ एरिया वेक्टर। पहले तो हम एरिया लिखते हैं, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी लिखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में लगाते थे। तो इसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, क्रॉस आ रही है। अब इसमें XY प्लेन उन्होंने मेंशन कर दिया। अगर ये डायरेक्शन क्रॉस आ रही है ना, तो अंदर की तरफ आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे -K कैप। अगर आप क्रॉस लिखोगे गलत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको वेक्टर टर्म में ही आंसर बताना है, तो IJK लगाना है। तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी इसमें, -K कैप आ जाएगी। तो दिस इज़ द आंसर -I पाई आर स्क्वायर K कैप। दिस इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ही क्वेश्चन लिखेंगे। अ स्क्वायर कॉइल carries a current I having side A, ठीक है। नाउ इट इज reform into circular coil carries same current। what is M1 by M2। M1 इसमें क्या है, स्क्वायर की मैग्नेटिक मूवमेंट है। M1 स्क्वायर की मैग्नेटिक मूवमेंट है, और जो M2 है वो सर्कल की मैग्नेटिक मूवमेंट है। इन दोनों की मुझे रेशो बनानी है। और ये ना स्केलर है, देखो M1 और M2 पे मैंने वेक्टर नहीं डाला, स्केलर टर्म्स में सिर्फ रेशो बतानी है। तो पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। आपके पास इस स्क्वायर की साइड है A एंड दिस स्क्वायर कैरीज अ करंट I। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, NIA। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में मैग्नेटिक मोमेंट है M1। इसमें टर्न्स तो 1 ही होगी क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट I, और जो एरिया लिखा जाएगा वो A स्क्वायर लिखा जाएगा, बिकॉज इसकी साइड A है। व्हाट इज एरिया, A स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है। जब मैंने इस स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया है, सेम करंट कह रहे हैं फ्लो कर रहा है। जब सर्कल में कन्वर्ट किया तो सपोज कर लो कि सर्कल का जो रेडियस है वो R है। तो इस सर्कल की जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगी, करंट है I इंटू एरिया A। एरिया ऑफ द सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट हमें इसमें अब R फाइंड करना पड़ेगा। हमने ये सर्कल किससे बनाया है, स्क्वायर से बनाया है। तो जो स्क्वायर की लेंथ होगी, पेरीमीटर अपा इक्वेट करते हैं, आपको पता होगा जब हम एक फिगर से दूसरी फिगर बनाते हैं ना, तो उनका पेरीमीटर इक्वेट करते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a।
यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड करेंगे, r की वैल्यू बनेगी 4a/2 पाई, तो आपके पास r की वैल्यू बन जाएगी 2a/पाई। बच्चे यहाँ पे अपना आप r की वैल्यू पुट करो 2a/पाई। देखो व्हाट इज़ द आंसर। m2 इक्वल टू बन जाएगा i इंटू पाई, r की वैल्यू है 2a/पाई, तो m2 आपके पास बन जाएगा i इंटू 4a² ये बन जाएगा कटिंग करके, है ना जी। तो अगर आपने m1/m2 इनकी रेशो बतानी है तो m1 की वैल्यू है ia², m2 की वैल्यू है i इंटू 4a²/पाई। i से i कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो ये आंसर आपके पास बन जाएगा π/4। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया तो इसके न्यूमेरिकल सारे ऐसे ही होंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। करंट इनटू एरिया ही करना है। डायरेक्शन के लिए अपन ने वही रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल। चलिए ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट वाला टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम वापस सर्कुलर कॉइल पे आ जाते हैं। सर्कुलर कॉइल का आपने फॉर्मूला याद किया ही हुआ है अभी, μ0/4 पाई 2 पाई I/r, ये हमने फॉर्मूला याद किया है। क्वेश्चन करते हैं आप। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, in a orbit of radius r with velocity v. Find magnetic field intensity at the center of the orbit. हमने इस ऑर्बिट के सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, कितनी होगी। हाँ जी, एक ऑर्बिट है, उसका रेडियस आपके पास r गिवन है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ओ। तो एक बात देखेंगे अपन, जब इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो जो करंट होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब ये एक सर्कुलर कॉइल होगी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो पहले आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता है सर्कल के लिए μ0/4 पाई 2 पाई I/r कर दिया। μ0/4 पाई 2 पाई I/r सर्कल के लिए ये फॉर्मूला है। अब हमें I की वैल्यू नहीं पता। अब जो करंट I होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, टाइम है T, और T की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा 2 पाई r/v, डिस्टेंस 2 पाई r एंड वेलोसिटी v। ये मैं टाइम पीरियड T की वैल्यू लिखूँगा 2 पाई r/v। यहाँ से आपके पास करंट I की जो वैल्यू बनेगी वो EV/2 पाई r बनेगी। करंट I की वैल्यू EV/2 पाई r। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे अपन μ0/4 पाई 2 पाई/r। करंट की वैल्यू है EV/2 पाई r। तो आपके पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0/4 पाई EV/r² आ जाएगी। दिस इज़ द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही लगाया अपन ने, है ना। डायरेक्शन पूछी नहीं है। अगर डायरेक्शन आपसे पूछे जाए तो ये ऐसे जा रहा है करंट, तो आउटवर्ड आ जाएगी, डॉट आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको मैंने बताना चाहता हूँ मैं, अब इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है और हाइड्रोजन एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगला एटम आता है हीलियम। हीलियम में आपको पता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऑपोजिट सेंस में।
है ना, ऑपोजिट स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अगर उन इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट स्पिन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देंगे। तो हीलियम एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और जिनके एटम के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता उनको हम आगे पढ़ेंगे, दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हम डायमैग्नेटिक एटम्स भी कह देते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हम आगे डिटेल में मैग्नेटिक मटेरियल्स में रीड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। एट द सेंटर ऑफ द एटम, सॉरी, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज बी नोट। एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लिख दो क्योंकि कॉइल तो कोई भी शेप की हो सकती है, मैंने सर्कुलर मेंशन किया। मैग्नेटिक फील्ड इज बी नोट। नाउ दिस कॉइल इज rewounded into n turns, इसको हमने n turns में rewound कर दिया, and carries the same current, and carries same current वो कैरी कर रही है। find magnetic field intensity at center of न्यू सर्कुलर coil. Find the magnetic field intensity at the center of the new circular coil. आपको ये गिवन है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, उस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है बी नोट। ठीक है, मैं सपोज कर देता हूँ कि इस कॉइल का रेडियस आर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट आई फ्लो कर रहा है, ये मैंने जो सपोज कर दिया। तो इसमें पहले आप बी नोट का फॉर्मूला लिखोगे। बी नोट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, बी नोट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, ये होता है। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो ये सर्कुलर कॉइल थी ना, इसको हमने रीवाउंड कर लिया। रीवाउंड का मतलब है इसको हमने ऐसे द्वारा एक नई सर्कुलर कॉइल बना ली, लेकिन उस कॉइल में अपने पास कितनी टर्न्स है, n टर्न्स है। और जो छोटी कॉइल बनी है ये वाली, इससे जो छोटी कॉइल बनी है, छोटी बनेगी, अगर हम इसको बार बार वाउंड करेंगे तो वो छोटी कॉइल बन जाएगी। इस छोटी कॉइल का जो रेडियस है वो r डैश मान लिया, करंट कह रहा है कि सेम ही फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपके पास बी डैश का वैल्यू बनेगी म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर डैश, एन आ जाएगा क्योंकि इसमें कितनी टर्न्स है, एन टर्न्स है। म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई बाई आर डैश। अब अपना मेन काम है, हमने आर डैश फाइंड करना है, कितना होगा आर डैश। अब इससे हमने छोटा सर्कल बनाया है तो दोनों का पेरीमीटर इक्वेट करेंगे। बड़े सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, आर डैश निकाल रहा हूँ मैं, बड़े सर्कल का पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, और छोटे सर्कल का पेरीमीटर में ना n टर्न्स है ना, तो n इंटू 2 पाई आर डैश होगा। छोटे सर्कल के पेरीमीटर में n इंटू 2 पाई आर डैश। ठीक है, तो इससे अगर आप आर डैश की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आर डैश की जो वैल्यू बनेगी वो आर बाई एन बनेगी। तो यहाँ पे आप आर डैश की वैल्यू पुट करेंगे आर बाई एन, तो मैग्नेटिक फील्ड बी डैश इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई, आर डैश की जो वैल्यू है वो आपके पास है आर बाई एन। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बी डैश की जो वैल्यू बनेगी म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई एन स्क्वायर आई बाई आर बन गया। ठीक है ना, बी डैश की वैल्यू आ गई। अब म्यू नोट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी नोट है। इसका मतलब अब जो सर्कल है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो n स्क्वायर टाइम्स हो गया। पहले बी नोट था, जब हमने इसको रीवाउंड किया
तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम n स्क्वायर टाइम्स b नॉट। ठीक है, ये तो बच्चे मैंने ना आपको न्यूमेरिकल कराया, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं था। अब अगले न्यूमेरिकल अपन कर रहे हैं जिसमें डायरेक्शन का ही सारा कुछ है रोल, वो अपन ट्राई कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको फिगर्स डायग्राम्स गिवन होगी, है ना। आपने बस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ये अपन सबसे पहला न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं। ये सर्कुलर 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स है। जो इनर कॉइल है उसका रेडियस है r1, जो आउटर कॉइल है उसका रेडियस है r2। इनर कॉइल में करंट है I, आउटर कॉइल में भी करंट है I, बट करंट की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो ऑपोजिट है। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे आपने बताना है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो आप 2 मिनट ट्राई करेंगे, सोचेंगे आप क्या आंसर बन सकता है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। सबसे पहले तो नंबरिंग करो, इसमें कॉइल्स है कितनी। ये फर्स्ट कॉइल है, ये सेकंड कॉइल है, इनकी हमने नंबरिंग कर ली। अब ड्यू टू फर्स्ट कॉइल बताइए व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। B1 μ0 बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R1। ठीक है, डायरेक्शन क्या बनेगी ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। हाँ जी, आउटवर्ड आ रहा है ना फर्स्ट कॉइल में करंट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो फिंगर जब बाहर की तरफ आ रही है तो हमने क्या लगाना है, डॉट लगाना है। ठीक है, ड्यू टू सेकंड कॉइल B2 इक्वल टू μ0 बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R2। सेकंड कॉइल में जो रेडियस है वो R2 है, करंट तो सेम ही है, बट सेकंड कॉइल में जो करंट है उसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। B1 आ गया आपके पास, B2 आ गया। अब सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने पता लगाना है। B1 B2 की डायरेक्शन है ऑपोजिट। अब बात आती है कि इसमें से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, B1 का या B2 का। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, क्योंकि करंट तो सेम ही है, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा उसमें अपन ने B1 में से B2 माइनस करना है, और जो नेट वाले की डायरेक्शन आएगी वो बड़े वाले की मैग्नीट्यूड वाली आएगी। बड़े वाला मैग्नीट्यूड B1 है और उसकी डायरेक्शन में हमने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। बस अब B1 और B2 के अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें से आपके पास आंसर आ जाएगा μ0 बाय 4 पाई 2 पाई I 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, डायरेक्शन में डॉट आ गया। बस ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे। ऐसा सही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप आ गई उसकी। क्वेश्चन है 2 concentric circular coils, 2 concentric circular coils of radius या radii R and 3R. Outer coil carries current I in clockwise sense. What should be magnitude and direction of current in inner coil so that net magnetic field at the center is 0, ताकि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बने, 0 बने। 2 सर्कुलर कॉइल्स है, रेडियस उनका है R और 3R। आउटर कॉइल में करंट I फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। क्वेश्चन है कि इनर कॉइल में जो करंट है वो कितना होगा और इसकी सेंस ऑफ
करंट क्या होगा, ताकि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बने। तो आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स है, वो हमने बना ली। इनर वाले का जो रेडियस है वो r है, आउटर वाले का जो रेडियस है वो 3r है। अब आपके पास आउटर वाले में क्लॉकवाइज साइंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो आउटर वाले में क्लॉकवाइज साइंस में करंट I फ्लो कर रहा है। अब आउटर वाले में अगर क्लॉकवाइज साइंस में करंट I फ्लो कर रहा है, तो आउटर वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, μ0/4 2 पाई I। आउटर वाले का रेडियस कितना है 3r। आउटर वाले की डायरेक्शन क्या बनेगी, करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 होना चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 कब होगा, जब आउटर वाले का मैग्नेटिक फील्ड और इनर वाले का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अब आउटर वाले का मैग्नेटिक फील्ड और इनर वाले का ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, जब इनर वाले में जो करंट I डैश में जो सपोज कर रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो व्हेन द करंट इन द इनर कॉइल इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट बनेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। इनर वाले में करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, B इनर की वैल्यू μ0/4 2 पाई I डैश बाय R कर दी। अगर मैंने करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है तो इनर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डॉट बनेगा, मतलब बार की तरफ बनेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 का मतलब है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड आउटर साइड पे है उतना इनर पे होना चाहिए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। डायरेक्शन तो आ गई ऑपोजिट, एक है क्रॉस और एक है डॉट। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जितना आउटर का मैग्नेटिक फील्ड है अगर उतना ही इनर का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स को आप इक्वेट कर दो। आउटर का मैग्नीट्यूड है μ0/4 2 पाई I/3r और इनर का मैग्नेटिक फील्ड है μ0/4 2 पाई I डैश बाई R। तो ये कैंसिल हुआ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, तो आपके पास I डैश की जो वैल्यू आई वो I/3 आ गई। तो इनर वाले में जो करंट फ्लो करेगा वो I/3 करंट फ्लो करेगा। तो इसमें यही बस है कि एक तो आपने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है और क्या सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम करके ये I डैश आ जाएगा। तो यहाँ तक बच्चे हम कर रहे हैं, कल हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्शन वाले। थैंक यू।